डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सब टॉपिक 8 और 9। आज हमने बात करनी है अमरावती स्तूप। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि अमरावती स्तूप की का जो लेवल था वो उतना, अमरावती स्तूप जो था वो उस हद तक हम लोग नहीं कंजर्व कर पाए थे जिस तरह से हम लोगों ने सांची स्तूप हमें जिस हालत में मिला था, अमरावती स्तूप हमें उस हालत में नहीं मिला था। तो क्या वजह थी कि अमरावती स्तूप का इतना बुरा हाल हो गया? आज हमारे पास उसकी सिर्फ एक, आप कह लीजिए, एक मॉडल है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में रखा हुआ। अगर आप इसकी असली पिक्चर देखेंगे, आप खुद अगर आप अमरावती जाते हैं और आप देखते हैं स्तूप की हालत, तो वो बहुत खराब हालात में है, बहुत ही खराब हालत में है वो। आप देखेंगे कि वो स्तूप स्तूप जैसा है ही नहीं जो वो सच में था, जो कभी वो था, जो उसका मॉडल अगर आप देखें, मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगी, आप खुद ही कंपेयर कीजिएगा। जो ये एक्चुअली था ना, अब वो वैसा रियलिटी में अब आप देखेंगे वो ऐसा है ही नहीं, रहा ही नहीं। इसकी वजह क्या रही? अब इसकी वजह अगर हम आप देखें तो वजह ये है कि देखो, इसकी हम स्टोरी शुरू करते हैं 18 सेंचुरी से, जब दे रखा है हमें कि 1796 में एक लोकल राजा क्या, एक जमींदार था बेसिकली, उसको ना अपना रेजिडेंस बदलना पड़ा, उसको शिफ्ट होना पड़ा अमरावती। क्यों शिफ्ट होना पड़ा? क्योंकि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उसका पहले जमींदारी और सब कुछ था, वो हिस्सा जो था वो ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया, मतलब छीन लिया, ले लिया अपने कंट्रोल में। तो इसको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से मूव करना पड़ा और अमरावती आना पड़ा। अब अमरावती में आया तो अब जाहिर अपने लिए कुछ बिल्डिंग्स बनवाएगा, कुछ करेगा, तो इसकी नजर पड़ती है अमरावती के इस स्तूप पे, अमरावती के टाउन पे। अब इसने यहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स बनानी है, रेनोवेट करना है इस टाउन को। तो अब यहाँ पे स्तूप पे देखता है ये कि बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हैं, बड़े अच्छी अच्छी, मतलब इस पे नक्का वो पूरी कलाकृतियां बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके की बनी है। तो इसने क्या किया, उस उन कलाकृतियों को, उन स्लैब्स को जिन पे वो बनी हुई थी, उस मटेरियल को ले लेके, निकाल निकाल के अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में एक तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि एक टेम्पल भी उसने बनाना था यहाँ पे। ठीक है। तो अब टेम्पल के लिए भी बनाना था, तो मतलब जो बेसिकली उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, करना था, उसमें इसने वो वाले डेकोरेटिव पीसेस, स्लैब्स, वो भी इसने इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक टेम्पल में उसने यूज किया, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। अब होता क्या है उस टाइम पे, फिर देखो एक ब्रिटिश ऑफिशियल आता है, कॉलिन मैकेंजी। अब वो ये साइट विजिट करता है और वो ये देखता है कि ये लोकल राजा, या आप जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार था, तो क्योंकि बहुत बड़ा जमींदार था तो इसलिए मतलब लोकली उसको राजा साहब भी कहते हैं। मतलब ये उस लेवल का प्रिंस, अगर आप सोचो जो कि प्रिंसली स्टेट का कोई था, तो वो नहीं था ये। ठीक है। अब कॉलिन मैकेंजी यहाँ आते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये जो जमींदार है या लोकल राजा है, ये तो बहुत सारा इस तरीके से स्तूप को, एक कोई मतलब हो सकता है कोई बड़ी एंशियंट मॉन्यूमेंट हो, इसको खराब कर रहा है। पर क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल जमींदार था, तो कॉलिन मैकेंजी ने इसके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, कंस्ट्रक्शन वर्क को नहीं, इसने रोका। ठीक है। फिर दूसरी बार जब कॉलिन मैकेंजी आता है, तब तक और भी ज्यादा खराब हो चुका है। कॉलिन मैकेंजी के यहाँ पे एक विजिट नहीं, कई विजिट्स लगी थी। सेकेंड टाइम जब ये आता है तो अपनी पूरी टीम के साथ आता है और इस स्तूप पे कंस्ट्रक्ट अपना, मतलब एक तरीके से इंटेंसिव जो होती है ना, सर्वे शुरू कर देता है, उस इस स्तूप के ऊपर काम करना शुरू करता है। और उसको ये पता चलता है कि ये जो स्तूप है, ये कोई बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा सा स्तूप रहा होगा अपने जमाने में। इसने काफी सारे इसकी ड्राइंग्स बनाई, काफी सारे इसके स्कल्पचर्स के सैंपल्स ले लेके इसने लंदन, मद्रास और अलग अलग जगहों की, मतलब इसने, मतलब म्यूजियम्स में भेजे। इनफैक्ट कई सारे इस अमरावती स्तूप के जो ये स्कल्पचर्स थे, जो स्लैब्स पे बने हुए थे, उनके पीसेस ले लेके हम देखते हैं, अगर आप डिटेल में कभी पढ़ो ना, तो पता चलता है कि इंडिया से ब्रिटेन गए, फिर 1857 में थोड़ी से इश्यूज आए, तो इंडिया में म्यूजियम बंद हो गया, तो ब्रिटेन में चले गए। फिर इंडिया में जब चीजें फिर से ठीक हुई, तो ब्रिटेन से वापस आए। और इस दौरान मतलब ब्रिटेन में भी थोड़े टाइम के लिए ये बहुत ज्यादा इनकी केयर नहीं की गई, कि मतलब ओपन में पड़े हुए थे, पता चला था ये ओपन में पड़े हुए हैं, मतलब ठीक से प्रॉपर तरीके से, जैसे आप देखते हो ना म्यूजियम में रखता है ग्लास स्लैब्स के अंदर इन पुरानी पुरानी चीजों को रखा होता है संभाल के, कि ये इनको कहीं जो मतलब कोई मतलब एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से ये मतलब ये खराब ना हो जाए। तो थोड़े टाइम के लिए इनको ऐसे नहीं रखा गया था, ये बिल्कुल ओपन में थी। ब्रिटेन भी चली गई, उसके बाद फिर इंडिया आई, फिर ब्रिटेन गई। अल्टीमेटली कुछ जो थी वो तो ब्रिटेन के म्यूजियम में है। अगर आप अभी गूगल सर्च करके देखोगे, आपको बहुत सारे इस तरह के अमरावती की वो मिल जाएंगी। इनफैक्ट यूट्यूब पे और भी जगह पे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, जहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर कहाँ कहाँ अमरावती स्तूप के क्या क्या
हिस्से रखे हुए हैं वो बताया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आप कह लिए बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क था, ठीक है। अब उसके बाद 1854 में आते हैं वॉल्टर इलियट, जो कमिश्नर होते हैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने काफी सारे स्कल्पचरल पैनल्स यहाँ से निकाले और मद्रास ले गए, ठीक है। अच्छा, कॉलिन मैकेंजी की भी ये जो रिपोर्ट्स थी ये कभी पब्लिश नहीं हुई, जो कॉलिन मैकेंजी का काम था ना ये कभी पब्लिश नहीं हुआ। और वॉल्टर इलियट उसके बाद आते 1854 में गुंटूर में, और काफी सारे स्कल्पचरल पैनल्स जैसे कि आप देखते हो कि वो मद्रास ले गए। अब ये जो थे वो लाइक इन इलियट मार्बल। अच्छा, यहाँ पे आप प्लीज इसकी स्पेलिंग, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ना आप प्लीज इसका स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। ये डबल इलियट की स्पेलिंग में डबल एल है, ठीक है, डबल LIOT है, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके इन्होंने इतने सारे स्कल्पचर्स यहाँ से ले गए कि ये जो मार्बल्स और वो जो आप कहते हैं ना पैनल्स, स्कल्पचरल पैनल्स, मतलब एक आप देखोगे एक रेक्टेंगुलर सी शेप पे उसके ऊपर स्कल्पचर बहुत बढ़िया सा एक आर्ट वर्क किया हुआ है। तो इन मार्बल्स को तो कहा ही गया कि भाई ये इलियट मार्बल्स है। अब ये ले लेके यहाँ से चले गए, और मतलब ये जो स्लैब्स हैं मतलब अलग अलग एरियाज में चले गए, कहीं म्यूजियम में चले गए, कहीं चले गए, कहीं पता चला जी कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी कोई बिल्डिंग बनानी थी तो वहां पे ये मार्बल्स फिट कर दिए गए कि भाई इसमें तो बड़ा बढ़िया आर्ट वर्क है। या फिर इलियट ने ही क्या किया, कुछ आर्ट वर्क ऐसा रखा कि अपने जो सीनियर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो टॉप मोस्ट इसके अपने बॉस हैं, उनको गिफ्ट करने के लिए कि सर देखो मैं लेकर आया हूँ सांची यहाँ सॉरी अमरावती से बहुत बढ़िया आर्ट वर्क मैं आपको एज अ गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। तो एज अ गिफ्ट इस तरीके से भी बड़ा मिसयूज हुआ है, और कई बार तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी बेचे गए हैं, ठीक है। तो ये आर्ट वर्क को इस तरीके से उस टाइम पे मतलब मिस आप कह लीजिए कि मैन हैंडल किया गया, अच्छे तरीके से इसको मेंटेन नहीं किया गया। और सांची इसके काफी बाद एक्सकेवेट हुआ था, और सांची का बाई चांस ये था कि सांची के 3 के 4 बताया था ना मैंने आपको गेटवेज होते हैं, एंट्री पॉइंट चार होते हैं, 4 गेटवेज आते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, चारों दिशाओं में एक एक गेटवे है। तो सांची में तो 3 गेटवे खड़े थे, चौथा गिरा हुआ था, और जहां गिरा हुआ था वो वहीं पे पड़ा हुआ था। तो सांची की क्योंकि काफी बाद में एक्सकेवेट हुआ, और तब तक काफी ज्यादा जान मतलब इस तरीके से लोगों में से ज्यादा ये जो ऑफिशियल्स थे उनको समझ आया कि ये आर्ट वर्क है, इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से हमारा पुराना एंशिएंट सिस्टम का आर्ट वर्क है, इसको संभाल के रखना चाहिए। तो तब तक समझ आ गई थी, पर अमरावती के टाइम पे बड़ा मिसयूज हुआ था इन चीजों का। तो ये कई बार पैनल्स इस तरीके से भी चले गए। उसके बाद मतलब आप देखो कि आप ये सारी चीजें जब हो रही हैं, उसके बाद एक आते हैं कि मतलब इन लोगों को ये तो समझ आ गया था कि इतनी सारी एक्सकवेशन तो नहीं, इतने सारे सर्वेज, इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी ड्राइंग्स, इतने सारे आर्ट वर्क को जो इन्होंने देखा, इनको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ा कोई बड़ा ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर सा बुद्ध स्तूप कभी बना होगा। लेकिन उसको इनमें से किसी ने भी जो उस वक्त पावर में थे संभालने की कोशिश, मतलब उसको संभाल के रखा जाए ऐसी कोई कोशिश नहीं की। 1850s में जो स्लैब्स थे अमरावती के वो तो अलग अलग प्लेसेस, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार लंदन ही जा चुके थे। अब ये देखो, ये जो आपको मैंने एक्सट्रीम राइट पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में एक ग्लास स्लैब है, ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर की पिक्चर है, ये वो ग्लास स्लैब है जो अमरावती स्तूप से ये लेके जाया जा चुका है। और ये है अमरावती स्तूप। आप आज जो लेफ्ट में जो दो पिक्चर सॉरी राइट में जो दो पिक्चर्स आप देख रहे हो, ये है अमरावती स्तूप जो आज है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपके क्या है, ये जो ग्लास स्लैब जिस पे बहुत ही बढ़िया से इन्होंने कर रखी है, लाइक आर्ट वर्क आप देखो कितना बढ़िया है उस टाइम का। और ये आज ब्रिटिश, इस वक्त ये ब्रिटिश म्यूजियम में, ठीक है, मतलब ये इस वक्त ये वहां पे है, ब्रिटेन में है, वहां के म्यूजियम में। ये है उस स्तूप का एक मॉडल, अमरावती स्तूप मॉडल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने म्यूजियम में अमरावती का एक मॉडल अभी बना के रखा है कि इस तरीके का होता था। इसमें बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था ना, सांची और भारूद के जो स्तूप है वो बहुत प्लेन से हैं। ये देखो हार्मिक, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जैक्ट वो 3 चीजें तो नहीं है जो हमने सांची स्तूप में देखी थी, बट हाँ उसी तरीके से एक बेसिकली, लेकिन इनका मीनिंग वही होता है बेसिकली कि ये ऊपर वाले के साथ, जैसे भगवत धाम मैंने आपको बताया था ना जैसे, ठीक है। ये हार्मिक आपका बालकनी, ये जैसे मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ इसको जोड़ता हुआ बनाया गया है, ये अमरावती स्तूप का मॉडल, ठीक है।
अब उसके बाद आते हैं H.H. कोल। अब इन्होंने कहा, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट इनको समझ आता था कि म्यूजियम के पास ना ओरिजिनल, इन्होंने ये चीज उठाई कि आप ओरिजिनल पीसेस अमरावती के उठा उठा के ले जा रहे हो, कभी ब्रिटिश म्यूजियम में, कोई मद्रास म्यूजियम में, कोई अमरावती म्यूजियम में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। आप ये मत करो, आप उसकी नकल उतारो और नकल लेके म्यूजियम में लगाओ, जो ओरिजिनल पीसेस है उनको वही रहने दो। लेकिन उस टाइम पे जो अलग से ऑफिशियल्स थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, इतना मतभेद हुआ कोल के साथ उनका, और अल्टीमेटली कोल की बात मानी नहीं गई। उस टाइम पे अगर आप देखोगे या पढ़ोगे और जानना चाहोगे तो वहां देखना कि कोई भी उस टाइम पे ना बड़ा मतभेद हुआ कि भाई एक ने कहा नहीं ओरिजिनल पीसेस संभालने हैं तो म्यूजियम में रखना है, कोल ने कहा नहीं ओरिजिनल पीसेस को वहीं रहने दो जहाँ है, इनकी नकल उतार, आप इनकी नकल लेके म्यूजियम में रखो। बट ये अल्टीमेटली कोल की बात उस टाइम पे नहीं मानी गई उस वक्त। अमराव, और यही कहा जाता है कि सांची जो है वो क्योंकि बहुत बाद में हुआ था, तो इस तरह की गलतियां जो अमरावती स्तूप के टाइम पे की गई हैं वो सांची के टाइम पे अवॉइड हो गई। ठीक है, सो ये सारी आप देख सकते हैं कि सांची की बहुत बेहतर कंडीशन में मिला था। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि सब टॉपिक 9 हम शुरू करते हैं, स्कल्पचर। अच्छा, एक आपने टर्म अपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, चरण चित्र। मतलब एक कपड़े पे या एक कागज पे आप समझो अलग अलग ना पिक्चर्स की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में नहीं, पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोरीज होती हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक वेसांतरा जातक की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्या है। बेसिकली ये स्टोरी क्या है, उस टाइम पे क्या होता था, वेसांतरा जातक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हुआ क्या था, जैसे वेसांतरा जातक की स्टोरी को एक मतलब क्लॉथ पे लगा बना के, ठीक है, थाईलैंड और लाओस, क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया के बाहर भी फैला था ना, उनके विंटर फेस्टिवल में कई बार इनको ले जाया जाता था, और वहां पे जो विंटर फेस्टिवल के दौरान मतलब कुछ सेलिब्रेशन के दौरान पे इसको मतलब उन कपड़ों के ऊपर वेसांतरा जातक की जो स्टोरीज है अलग अलग वर्जन में लेके इनको जाया जाता था। और वेसांतरा जातक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि वेसांतरा, जो वेसांतरा एक कैरेक्टर है, बेसिकली प्रिंस वेसांतरा है, तो उन उस इनके मतलब ये भगवान बुद्ध का या भगवान गौतम का जस्ट पहले वाला जन्म था। मतलब इसके बाद इनका जन्म हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में अगला जन्म प्रिंस वेसांतरा का कौन सा था, जिसमें ये भगवान मतलब बुद्ध का जन्म के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा, वेसांतरा क्या है, ये स्टोरी क्या है। अब ये जो स्टोरी है ना, अगर आप मैं आपको सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी, तो आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगी, और है भी नहीं। ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक एग्जैजरेशन है या क्या है, थोड़ी सी ना मिथिक, इसमें माइथोलॉजिकल टच इसमें काफी ज्यादा है। और अलग अलग वर्जन्स में आपको मिलेगी, थाईलैंड में, लाओस में, और भी श्रीलंका वगैरह वगैरह। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। इसमें एक प्रिंस के बारे में बताते हैं जो हर चीज अपनी दे देता है ब्राह्मणों को, और मतलब हर चीज ब्राह्मणों को दे देता है, जो मांगता है कोई भी ब्राह्मण, क्या कोई भी आके कुछ भी मांगता है वो बंदा दे देता है। और जाके अल्टीमेटली उसका हाल ये हो जाता है कि उसकी प्रजा ही उससे इतनी दुखी हो जाती है। क्या होता है, प्रिंस वेसांतरा के फादर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरा वानप्रस्थ का टाइम आ गया, अब मुझे ना रिटायरमेंट वाला टाइम आ गया मेरा, तो अब मैं जंगल में जाके रहता हूँ और मैं अपना जो गद्दी है अपने बेटे वेसांतरा को दे देता हूँ। ये अपनी गद्दी वेसांतरा को दे देते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं, और खुद जाके जंगल में, एक तरीके से ये रिटायरमेंट का तरीका होता था कि अब मैं रिटायर हो गया, मैं जंगल में जाके मेडिटेट करूंगा, मतलब मैं दीन दुनिया से अब मेरा रिश्ता खत्म। अब होता क्या है, वेसांतरा ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये बड़े जेनरस थे, जो आके जो मांगेगा वो दे देंगे। कहते हैं इनके पास एक बड़ा अच्छा सा सफेद रंग का हाथी होता था, जो बरसात, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी, जो बारिश कर सकता था। एक बार इनके पास इनके राइवल किंगडम से कुछ लोग आए, ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा हमें वो हाथी दे दो, इन्होंने वो हाथी दे दिया। प्रजा परेशान, इन्होंने अपनी, कहते हैं अपनी जो रॉयल वेल्थ है ना, अपना जो राजकोष है लगभग खाली कर दिया कि जो आके जो मांगता था उसको वो दे देते थे। इनका ये हाल हो गया कि एक बार कि अल्टीमेटली इनकी अपनी प्रजा के लोगों ने कहा कि भैया इनके फादर को वापस बुलाओ जंगल से, उनको कहो अपना वानप्रस्थ त्यागे, और इनको एग्जाइल दो, इनको जंगल में भेजो प्लीज। ये तो पूरे मतलब हमारे जो राज है उसको, मतलब उसके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये तो बहुत नाराज हो गई प्रजा इनसे। तो अल्टीमेटली ये चले गए, इनको जंगल में भेजा गया, इनके पिताजी ने वापस आके राजगद्दी संभाली। और वहां पे कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें बताते हैं कि इन्होंने लिटरली अपने बच्चे तक एज किसी ने आके कहा मुझे नौकरों के रूप में तुम्हारे बच्चे चाहिए, ठीक है, नौकर के रूप में तुम्हारे बच्चे चाहिए, तो इन्होंने लिटरली अपने बच्चे तक दे दिए।
ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि कोई भगवान अपने किसी रूप में आए, उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी वाइफ चाहिए, तो इन्होंने अपनी वाइफ भी दे दी कि लीजिए आप ले जाइए। तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा, उस स्टोरी में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बताया हुआ है कि इनसे जो मांगो वो चला, मतलब ये दे देते थे। अल्टीमेटली एंड में यही हुआ कि ये वापस चले जाते हैं अपने राजभवन में, चले जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वाइफ और बच्चे, मतलब जो क्वीन थी इनकी और जो इनके बच्चे थे, वो वापस इनके साथ पैलेस में चले जाते हैं और अल्टीमेटली ये रूल करते हैं। हैप्पी एंडिंग है। बट पूरी ये जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना कभी, तो आपको बड़ी ही मतलब माइथोलॉजिकल ज्यादा लगेगी, मतलब लगेगा कि अरे ऐसे भी कोई कर सकता है क्या। ठीक है। अब ये इसी तरीके की स्टोरीज जो हैं ये स्कल्पचरल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी स्तूपों में। ठीक है। अब ये देखिए, अब आर्ट, ये आर्ट है। अच्छा, अब अर्ली स्कल्पचर्स जो होते थे ना, उन्होंने बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में नहीं बताया हुआ, उन्होंने उनको थ्रू सिंबल्स बताया। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हमें एनसीईआरटी में दिया है, खाली सीट है तो मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं। स्तूप का मतलब है महापरिनिर्वाण, मतलब दीन दुनिया को छोड़ के आप अल्टीमेटली परम गति को प्राप्त हो गए, आपने दुनिया छोड़ दी। व्हील का मतलब है पहली बार जब भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स दी थी सारनाथ में। ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर्स जो होते हैं, अच्छा दूसरी चीज ये, अब मैंने अगर आपको ध्यान हो तो बताया, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि सांची में भगवान बुद्ध खुद कभी नहीं गए थे। और कई लोग जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो अपने रिलीजन जिस रिलीजन को पहले फॉलो करते थे, उसके भी कुछ एलिमेंट्स स्कल्पचरल फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं। उनके अपने ट्रेडिशंस थे जो उन्होंने स्कल्पचरल फॉर्म में आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप स्कल्पचर्स जब पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें ये नहीं देख सकते कि ये सारे के सारे बुद्धिस्ट आइडियाज हैं। ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि स्कल्पचर्स जो होते हैं वो लिटरली एज अ, जैसे जो एक सिंबल दे रखा है, ठीक है, एक ट्री है, तो ट्री डजंट मीन कि वो पेड़ की ही बात कर रहा है, इसका मतलब है कोई इवेंट हुआ है भगवान बुद्ध की लाइफ में, ये उसको सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद डायरेक्टली जो होते हैं ये बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर हो, ये भी नहीं है, ये दूसरा आपके साथ ना एक वो है, एक चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक शलभंजिका आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर है। ठीक है। अब ये शलभंजिका ये बुद्धिस्ट आइडिया से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से इंस्पायर्ड नहीं है, ये एक कैरेक्टर आपको मिलेगा संस्कृत ट्रेडिशन में। ठीक है। संस्कृत वर्क में आपको मिलेगा एक ऐसी लेडी जिसके हाथ लगाने से, छूने से ही पेड़ फूल और फल देते हैं। बेसिकली एक ऑस्पिशियस, बड़ा ही पवित्र सा सिंबल जिसको माना जाता है, वो हो गई शलभंजिका। और ये बुद्धिस्ट आइडिया इसमें नहीं है। एक और चीज आपकी आती है कि देखो, एक आपको मिलेगा यहाँ पे आर्ट हिस्टोरियन है जेम्स फर्गुसन, ये लास्ट पार्ट आप देखना। इन्होंने क्या किया, हमें क्या होता है कि सांची और उसके आसपास के एरिया में ना नाग नाग के बहुत ज्यादा स्कल्पचरल फॉर्म में नाग बहुत मिले हैं। ठीक है। अब ये नाग का क्या मतलब होता है, मैं पहले ये वाली आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे कहा कि सारे आइडियाज हमारे जो होते हैं वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से ही इंस्पायर्ड नहीं है, सारे स्कल्पचर्स हमें उससे इंस्पायर्ड नहीं होंगे। ठीक है। अब आर्ट हिस्टोरियन जब सरपेंट, इतने सारे नाग स्कल्पचर्स देखे, तो जेम्स फर्ग्यूसन ने तो उस टाइम पे कह दिया, ही वाज एन आर्ट हिस्टोरियन, कि भाई सांची जो था वो सेंटर था ट्री और सरपेंट वर्शिप का। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे देखो, उस जब वो स्तूप बना था, ठीक है, उस टाइम पे नाग, मतलब जो उस स्तूप के टाइम पे या बुद्धिज्म जब फल फूल रहा था, तो स्तूप और उसके आगे पीछे जो पिलर्स हैं या स्कल्पचर्स हैं सांची के एरिया पे, तो उस टाइम पे नाग डिनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट नाग रूलर्स थे। उन्होंने इरिगेशन वर्क्स को उस टाइम पे मतलब पेट्रोनाइज किया था, या पैसे वैसे दे के आप कह लो, इरिगेशन इंप्रूव कराई थी ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके उस एरिया में। एक तो ये चीज थी। और दूसरी बात ये है, एक मैंने आपको कहा अलग अलग ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस होता है, लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। बुद्धिज्म एक नया रिलीजन है, तो अपना जो पुराना रिलीजन है उसके भी कुछ एलिमेंट्स वो उसमें ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि जैसे सरपेंट है, तो हिंदुइज्म में क्या होता है कि जो शेषनाग का, बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है, उनको शेषनाग वो, और ये जो इवन जो भगवान राम के जो छोटे भाई है लक्ष्मण, उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो वहां पे उस टाइम पे जो ट्रेडिशन आसपास के एरियाज में था पॉपुलर, वो वैष्णव ट्रेडिशन था। और भगवान बलराम जी को शेषनाग के रूप में क्योंकि देखा जाता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये नाग डिनेस्टी
उससे रिलेटेड भी मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में कि नाग डिनेस्टी को इंडिकेट करने के लिए नाग बनाए गए हैं वहां पे स्कल्पचर फॉर्म में, और क्योंकि उन्होंने काफी इरिगेशन में अपना काम किया है, उसको प्रमोट किया है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, तो उसकी वजह से भी एक तरीके से उनको की तरफ आभार प्रकट करने के लिए नाग का सिंबल बनाया हो सकता है। और उससे पहले वाले पीरियड में, मतलब जब नाग डिनेस्टी थी उसके पहले पीरियड में जो वैष्णव ट्रेडिशन बहुत ज्यादा पॉपुलर था उस एरिया में, सांची में, विदिशा में, ये आसपास के एरियाज में, तो वो भी हो सकता है कि वो भी उनकी तरफ भी हो सकता है कि हाँ शेषनाग की भी वो पूजा करते हैं, तो शेषनाग क्या है, नाग ही तो है, ठीक है, तो उनकी भी पूजा करते हैं, तो हो सकता है ये उसका भी सिंबल। तो इन सारी चीजों को हमें सोचना पड़ता है उस टाइम पे, एकदम से जो स्कल्पचर सामने आ रहा है वो एज इट इज वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, उसके बहुत से मीनिंग्स है। अब आप ये देखिए, पेड़ को पेड़ नहीं कुछ और समझा गया। अब एलिफेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कल्पचर में एलिफेंट है। अब एलिफेंट है, आप मोस्टली आप देखना जहाँ तक जो स्टोरीज होती है ना उसमें मोस्टली एनिमल, ये सारे आपकी ना उसमें एनिमल कैरेक्टर्स भी हैं। एनिमल कैरेक्टर्स क्या है, किस लिए हैं, ये एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज, कैटल जो इसमें दिखाया हुआ है, ये एक ना ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, मतलब ह्यूमन इंसान के जो गुण है ना वो बताते हैं। जैसे एलिफेंट का अगर आप एग्जांपल ले लो, एलिफेंट दिखाया तो वो क्या दिखाता है कि उसके अंदर बुद्धि है और ताकत है, तो वो ताकत और बुद्धि का एक तरीके से सिंबल है, ठीक है। अब एक लेडी, अब उसके बाद एक और स्कल्पचर फॉर्म में आप देखो, एक वुमन है, एक लेडी बैठी हुई है जिसके आगे पीछे लोटस है, और हाथी उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है, या तो गजलक्ष्मी हो सकता है, ये गजलक्ष्मी हो, क्योंकि मैंने कहा वैष्णव ट्रेडिशन उस टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड था जब वैष्णव ट्रेडिशन जो था वो बहुत पॉपुलर भी था, तो या तो ये गजलक्ष्मी है जो कि मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, अच्छी मतलब अच्छी किस्मत वाली के लिए जिस देवी की हम पूजा करते हैं वो हो, या ये भगवान बुद्ध की वो माँ है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, माया जिनका नाम था, जिन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म से कुछ दिन पहले अपने सपने में गज देखा था या हाथी देखा था, ठीक है। तो इन दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। सो इन चीजों के बड़े सारे मायने हैं, बड़े सारे मीनिंग हैं। उस टाइम पे मोस्टली शब्दों से ज्यादा आर्ट फॉर्म में मैसेजेस दिए जाते थे, और हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है इनके बहुत बहुत ही सुंदर, अगर आप देखें ना तो ये जो हैं आर्ट फॉर्म्स, ये बहुत ही सुंदर है, और इनके मीनिंग्स अगर समझ आ जाए तो बहुत ही मतलब बहुत ही इनका बहुत ही गूढ़ मतलब गूढ़ मायने निकलते हैं, इनकी बड़ी डेप्थ में इनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार हमारी थीम 1 खत्म हो जाए देन वील टेक अप क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन के पार्ट में, और फिर थीम 2 भी हमने शुरू करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।